पठार के बारे में ज़्यादा आपको बताना है नहीं, पठार किसे कहते हैं। पठार एक ऐसी संरचना होती है जो कि मैदान से ऊंची हो और पर्वत पहाड़ी की परिभाषा से नीचे हो। उसका तल यानी शिखर जो उसका हो सपाट हो, बस इतना सा है डिफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में प्लेटू के बारे में देख लेते हैं, पठार के बारे में। देखिए पठार भूपटल के ठीक है, प्लेटू मतलब होता है, देखिए कैसे, अभी तो जान लीजिए आप किस श्रेणी का उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी का। चौथी संरचना कहाँ पाई जाती है, महाद्वीपों में पाई जाएगी। तो महाद्वीपों पे जो भी संरचना पाई जाएगी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो पर्वत पठार हो, पठार हो या मैदान हो। ठीक, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच लिख लीजिए, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, या भूपटल पर पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेटो का विस्तार समस्त भूपटल का लगभग कितने परसेंट है दोस्तों, 33% है ना। पर्वत की का 36%, ठीक है। 33-36 ये है, और बाकी इसके बाद जो बचा कितना है, 26 है, 33 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 9, और फिर कितना हो जाएगा ये 5, कितना बचेगा, बचेगा क्या, मैदान, ठीक है। बात के लोग की है ना, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, पर्वत और पहाड़ियाँ की है, और ये है अपना पठार। तो समझ लीजिए पठार जो है द्वितीय स्थान रखता है, बहुत लंबा एरिया कवर करता है। पठार पर्वतों और पहाड़ियों से ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। और इन पठारों पर भी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। पठारों पर भी पर्वतों का निर्माण है, जैसे दक्षिण के पठार आपने सुना है, दक्षिण का पठार, दक्षिण पूरा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप पूरा कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इस पर जो दक्षिण भारत की जितनी पहाड़ियाँ हैं किस पर है, इसी पर तो है। नीलगिरी वगैरह सारी चीज़ें जो पहाड़ियाँ आती हैं सब इसी पठारों पर स्थित हैं। तो ये क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कवर करता है, द्वितीय स्थान रखता है। लगभग 33.1 हिस्सा जो है पूरे स्थल का 1/3 भाग पठार ही है, और 1/4 हिस्सा लगभग 1/4 हिस्सा क्या है, पर्वत है। ये देखिए जब भी पर्वत है इसका मतलब क्या हुआ, लगभग टोटल का 1/4%, और ये क्या है लगभग 3%। और इसको रेशियो अगर ले लेंगे तो इसका रेशियो को बटे में आप करना थोड़ा सा नहीं ठीक रहेगा, लेकिन ये 2/3 हिस्सा आप कहेंगे, 4 नहीं हो पाएगा, 2/3 होगा, लेकिन फिर भी आप करेंगे कि वो लगभग 50% से कुछ कम हिस्सा इसका मैदान का होता है। मतलब आप पठारों और पर्वतों के बारे में बात करें तो टोटल हिस्से का 1/4, फिर उसके बाद टोटल हिस्से का अगर पठारों की बात करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3 हिस्सा। मतलब एक हिस्सा अकेले पठार कवर करता है, बाकी के जो हिस्से बचते हैं उसमें जो है पर्वत और मैदान आएगा। 33% का मतलब यही होता है ना, जी। चलिए, तो कभी इस तरह की बातें भी अगर आप लिखना चाहें, नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप सीधे परसेंटेज के हिसाब से आप कह सकते हैं जल वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। लगभग 2/3 हिस्सा क्या है, पूरे ग्लोब का जलीय हिस्सा है, और 1/3 हिस्सा क्या है, स्थल बचेगा, है ना। आइए, किंतु पठारों पर यानी कि इन पर मात्र 9% मानव जनसंख्या का वास है। 9% मानव जनसंख्या का वास है, निवास है, यानी कि इस पर केवल 9% जनसंख्या टोटल जितनी है उसके 9% ही जनसंख्या यहाँ पर रहती है, निवास है, ठीक। सामान्यतः पठार अपनी समीपवर्ती धरातल से
पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट, पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले पर्वत था, वो सकरे शीर्ष वाला था, ये चौड़े शीर्ष वाले हैं। अब क्या करेंगे? एक आपका है आधार पर कितना आता है उत्पत्ति का, ठीक है, कैसे बना है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन कुछ है, वो एक एक लिखते चलिए, आपको यहाँ डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बाद डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 तरह के होते हैं और ये होता है 4 तरह का, और कौन से नाम आपको, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर या आप लिख रहे हैं अपवर्तन के आधार पर, ठीक है। तो लोबेक महोदय ने, ये जो अपवर्तन है, लोबेक महोदय ने किया है, लोबेक, अभी मैं लिखवा दूँ इसको, लोबेक महोदय ने लिखा अपवर्तन चक्र के आधार पर है। तो पहला है इसका तरुण पठार, प्रोण पठार, तरुण पठार है, प्रोण पठार है, जीर्ण पठार है, जीर्ण पठार, ठीक, जीर्ण पठार, और पुनर्युवनति पठार, पुनर्युवनति पठार, पुनर्युवनति पठार, युवनी, ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके आधार पर किया गया है लोबेक महोदय द्वारा, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर देखिए सर ये प्रौढ़ नहीं रहेगा, अड़ा की जगह ढाल तो वहाँ ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के आधार पर है अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार, इसमें है पहला अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है, ऐसे लिखते जाइए। दूसरा आपका है गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार। तीसरा है गुंबदाकार पठार, गिरिपदीय पठार, गुंबदाकार पठार, तीसरे नंबर पे लिखिए गुंबदाकार पठार बेटा। चतुर्थ है आपका महाद्वीपीय पठार, चौथे नंबर पे है महाद्वीपीय पठार। इन्हीं का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं किसके, अपवर्तन चक्र के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। चौथा महाद्वीपीय पठार है, और 5वां है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कुल 5 प्रकार के होते हैं। एक एक की डिटेल कर लेते हैं भाई। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, ठीक है।
चलिए, अंतरा पर्वतीय पठार, फटाफट इसको नोट कर ले, फिर पठारों की इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जिससे आज ये काफी अच्छा कंप्लीट हो जाए मौका। चलिए, अंतरा पर्वतीय पठार चारों ओर से अंतरा, देखिए नाम ही स्पष्ट है दोस्तों कि ऐसा पठार जो है वो चारों तरफ से क्या होगा, पहाड़ियों से घिरा होगा। ये समझने में दिक्कत हो रही है क्या बेटा? ये चार अपर्दन चक्र के आधार पर चार तरह के हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के हैं। ये पांचों मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे नाम, 5 तरह के हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या बता दिया मैंने, तो पांचों के नाम आप लोगों को बोला। अब मैं पहले की क्लासिफिकेशन अंतरा पर्वतीय पठार की कर रहा हूँ। अंतरा पर्वतीय पठार जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, ये हर तरफ से, लगभग चारों तरफ से पर्वतों से घिरा रहेगा और बीच में ये रहेगा पठार, यानी कि इसके हर शिखर मतलब हर तरफ इसके पठार मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ पठार बराबर अंतरा पर्वतीय पठार को कहा जाएगा, ठीक है। देखिए, अंतरा पर्वतीय पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च सर्वाधिक विस्तृत तथा अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। इस पठार के उदाहरण या इसके उदाहरण बोलीविया एवं पेरू के पठार, इसके उदाहरण बोलीविया व पेरू के पठार, एशिया के ईरान का माइनर का पठार, एशिया के ईरान का माइनर पठार। तो कभी कभी कह देता है कि एशिया का माइनर पठार, ईरान का माइनर पठार, तो मैंने इसको इस तरह के शब्द का यूज किया यहाँ पे। तो एशिया के ईरान का माइनर का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको के पठार हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिब्बत का पठार, इस प्रकार के पठार का विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिब्बत का पठार इस प्रकार के पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि पश्चिम में हिंदकुश, पश्चिम में हिंदकुश, उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में
हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल रहा है कौन सा पर्वत? तिब्बत का या पामीर का पठार। इसके अगर फिगर में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका आ जाएगा, यहाँ पर हिंदू पर्वत श्रेणी, इधर कौन सी है? है, ठीक है, और ये आपका हिमालय तो बता ही रहे हैं, तो दक्षिण में हिमालय पड़ जाता है, तो बीच में ही पड़ जाता है, तो ये गिरिपति पर्वत का अच्छा उदाहरण मिलेगा। पिडमांट का पठार आपने देखा, कई सारे इंपॉर्टेंट पठार देखिए, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है कि पठारों के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, और थोड़ी परिभाषा याद रखने की, मतलब क्या डिफिनेशन है। तो एक बार देख लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बस याद क्या करना रहेगा, कौन सा पठार कहाँ पर स्टैब्लिश है। तो ये कूट में जब आपको आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंट्री में स्टैब्लिश है ना, और कैसा पठार का उदाहरण है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कूट में आपको नहीं बोलते। अगला करिए बेटा, गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार इसमें क्या, पर्वतों के आधार पर या तलहटी में स्थित, पर्वतों के आधार या तलहटी, आधार मतलब समझते बेस, जैसे आपका आधार क्या, आपके पैर, जमीन है ना, जैसे कहते हैं लोग धरातल पे रहिए, जमीन पे रहिए, पठार पे, तो वो आपका कहना है। पर्वतों के आधार पर या तलहटी में स्थित पठार, या तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं, हो गया, इस वर्ग में आते हैं, तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं। इनके एक ओर ऊंचे पर्वत तथा दूसरे ओर, एक ओर ऊंचे पर्वत तथा दूसरे ओर मैदान या सागर होते हैं। मैदान या सागर होते हैं। देखिए आप लोगों को थोड़ी सुविधा भी बच्चों को, कुछ लोगों को हो रही होगी लिखने में, लेकिन आदत डालिए सब लोग, है ना। आदत डालेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, बड़ा मजा आएगा इसमें। और इसके लिए देखिए जिनका बहुत ज़्यादा छूट रहा है या छूटता है, वो लोग सिर्फ मेरी बात को 1 घंटे आधे घंटे जो भी मैं बोलूँ, सिर्फ मेरी बात पे जो बोलेंगे लिख देंगे। ये प्रवृत्ति डेवलप कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तैयारी के बाद लिखने वाली हो जाती है। जब आप तैयारी, फिर कोई लिखा नहीं पाता है और स्पीड बढ़ नहीं पाती है। स्पीड बढ़ेगी कब, तो कोई बोलेगा आपको। तो आपकी तैयारी के साथ साथ जिन बच्चों की बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, वो बिल्कुल हताश नहीं होना है। उनको क्या करना है कि सब कुछ दिमाग से उसमें डिलीट मार करके जो बोलेंगे सब लिख देंगे। सब आप जो बोलिए वो लिख देंगे, कुछ अपनी बात भी करते रहेंगे वो भी लिख देंगे उसमें। मतलब इतना उद्देश्य बना के चलिए कि बिल्कुल बोलिए तो बस ये बोल रहा हूँ, ये भी लिख दीजिए। मतलब ये स्पीड आपकी होनी चाहिए कि मतलब कुछ भी बोल देंगे। तो वो क्या होगा कि तभी जाकर के आप परफेक्ट हो पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हर चीज़ का आना और समय पर कर ले जाना, दोनों दो बातें रहती हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए खूब स्पीड के साथ एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम कंसंट्रेट बना करके लिखिए। फिर कुछ दिन बाद आप कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे। फिर जब समझने लगेंगे तो बहुत ईजी कर लेंगे। छूट जाता है तो मेरी भी इच्छा होती है कि इस बच्चे का छूटे न मैं बोल, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। क्योंकि कहते हैं किसी को बहुत सहारा दे दीजिए तो फिर वो क्या होता है ना, वो आदी हो जाता है, फिर वो चल नहीं पाता है। बच्चे को माँ बाप भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चलाने के बाद में छोड़ देते हैं। तो उस तरह से आप लोग भी, बहुत सारे नए नए बच्चे हैं जिनको शायद दिक्कत हो रही होती है, तो बहुत तेज़ी से उसको करना नहीं है, छोड़ देना, वीडियो में जाकर सुन लेना है या किसी अपने दोस्त से काफ़ी देख लेना है, बस चलिए। तो पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं। इनके एक ओर ऊंचे पर्वत तथा दूसरे ओर मैदान या सागर होते हैं या स्थित होते हैं। पठार का सागरोन्मुख, पठार का जो पठार होता है इसका सागरोन्मुख यानी सागर की ओर का जो मुख है, सागरोन्मुख, या तो सागर होगा या तो मैदान, सागरोन्मुख या मैदान की ओर वाला ढाल, तीव्र कगार युक्त होता है।
तीव्र कगार युक्त होता है यानी खड़ा होता है। ऐसे पठार की रचना सीमावर्ती पर्वत के ऐसे पठार की रचना सीमावर्ती पर्वत के साथ ही होती है। भारत इसका आप बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे, शिलोंग देख रहे हैं आप, शिलोंग मेघालय, जी हाँ, वहाँ के जो पठार हैं वो इसके बहुत अच्छे उदाहरण, द्विपदीय पर्वतों के उदाहरण आपको मिलेंगे। और भी उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का, पिडमांट का पठार, कोलोराडो का पठार तथा दक्षिणी अमेरिका का कोलोराडो का पठार तथा दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार तथा भारत में शिलोंग का पठार आदि है। अब अगला करिए दोस्तों, गुंबदाकार पठार। देखिए, अब ये पठार जो होते हैं ना, ज्वालामुखी क्रिया के कारण से निर्मित होते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से दो तरह के पठार निर्मित होंगे। एक तो ज्वालामुखी क्रिया से जो है आपका बेसिक लावा निकलेगा, तो क्या होगा, बहुत दिन तक फैल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्षारीय लावा होगा तो जम जाएगा। तो एक तो बेसिक लावा वाला होगा, इसे दक्कन के पठार का निर्माण होगा, तो वो नहीं, वो तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार, वो भी आगे लोग पढ़ेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग गुंबदाकार पर्वत। तो ऐसा कोई हिस्सा जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उठा हुआ हिस्सा हो, वो इसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लिखिए, तो बात करते हैं आसानी से। ज्वालामुखी उद्गार या वोलन की क्रिया द्वारा, जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है, कि बीच का भाग ऊंचा होता है, तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं। बीच का भाग ऊंचा होता है और किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं। तो उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। इसके उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, अमेरिका का ओजार्क पठार तथा भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार तथा भारत का छोटा नागपुर एवं रामगढ़ का पठार, छोटा नागपुर एवं रामगढ़ का पठार, नेक्स्ट है दोस्तों महाद्वीपीय पठार। ऐसे पठारों का निर्माण पटल विरूपणी बलों द्वारा यानी
अंतर्जात बलों से ही पटल विरूपणी बल को कहते हैं उसको, तो अंतर्जात बल कह सकते हैं या पटल विरूपणी बल, जो पटल पर क्या करते हैं, नई संरचनाओं का निर्माण करते हैं। पटल तो कौन करेगा, अंतर्जात बल ही करेगा भाई, तो वही है। ऐसे पठारों का निर्माण पटल विरूपणी बलों द्वारा धरातल के किसी विस्तृत भूभाग के ऊपर उठ जाने से भूभाग के ऊपर उठ जाने से होता है। कभी कभी ज्वालामुखी लावा का काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तार होने से हो जाने से ऐसे पठारों का निर्माण हो जाता है। ये समुद्री अथवा मैदानी क्षेत्रों से घिरे रहते हैं। और समुद्र तट तथा मैदानों से इनका उभार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसके अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार आदि हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका तथा न्यूजीलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठारों के अंतर्गत रखा जाता है। अंटार्कटिका तथा न्यूजीलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठारों के अंतर्गत रखा जाता है। लाइन चेंज कर लीजिए दोस्तों, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। महाद्वीपीय पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। महाद्वीपीय पठारों को सील्ड ऐसे रहता है, सील्ड भी कहा जाता है। जैसे लारेशियन या कैनेडियन सील्ड, लारेशियन या कनेडियन, कनाडा है ना, तो कैनेडियन सील्ड, कनाडियन या कहीं कनाडियन भी आपको मिलेगा, कहीं कनेडियन
तो कनाडा जो है, कनाडा की कह रहा है, तो कनाडियन सील्ड, ब्राजील सील्ड, साइबेरियन सील्ड, साइबेरिया जो है साइबेरियन सील्ड आदि। चलिए लास्ट लिख लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार। सील्ड का अक्सर कवच होता है, ऐसे कुछ नहीं, सील्ड मतलब होता है जैसे आपका चेंज हो जाएगा। कवच मतलब कवच कहना, जैसे कवच का तो अब परिभाषा लोग, जैसे चूंकि ये होता है क्या, ज्वालामुखी से निकलेगा उधर से, तो निकलेगा एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक पर्वतीय एक तरह से कि चट्टानी हिस्सा होगा, तो वो आपका सील्ड ही कहलाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, वोल्केनिक प्लेट्यू जिसे कहेंगे आप लोग, देखिए जल्दी इसमें ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित, ज्वालामुखी के उद्गार से निःसृत लावा, निर्मित ना करिए, निःसृत लावा के दरारी प्रवाह से, लावा के दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों की, दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों की उत्पत्ति होती है, विस्तृत पठारों की उत्पत्ति होती है। भारत में दक्कन के पठार, भारत में दक्कन के पठार उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, भारत में दक्कन का पठार, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, आइसलैंड का पठार, दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया, दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया तथा ब्राजील के पठार, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया तथा ब्राजील के पठार, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साइबेरिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साइबेरिया आदि के पठार भी व्यापक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, आज भी व्यापक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं। तो ये तो आपका आज पठारों का था, जिनमें हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर पठारों का क्लासिफिकेशन, 5 तरह के पठार देखे। तो मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि कल आप लोग इसके शेष हिस्से को जो भी बताया क्या क्या एग्जाम्पल किस पठार के हैं याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा समय कल हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में जो हम लोगों कल अपवर्तन चक्र के पठार को देखेंगे, बाकी के शेष हिस्से को, तो वहाँ पर टाइम मिलेगा। तो आप लोग ये तैयार करके रखिएगा, जिससे कि थोड़ा सा सहयोग होगा आप लोग। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा धीरे धीरे। तो तैयार करके आएंगे कल, चलिए कल मिलते हैं वापस। धन्यवाद।